नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं ईओडी क्रेन का हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिकल का जो मेंटेनेंस होता है ईओडी क्रेन में, उसका हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने लगभग ईओडी क्रेन का जितने भी मशीनरी उसमें लगे हुए रहते हैं, मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट, एलटी, सीटी, प्रोटेक्टिव पैनल में सारा डिस्क्रिप्शन, में सारा एक्सप्लेशन, में सारा सर्किट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं दोस्तों। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं दोस्तों, जो क्रेन हमारी इंडस्ट्रियल में चल रही होती है, जो रनिंग कंडीशन में होती है, उस क्रेन को हमको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। और यदि हमको पता नहीं रहेगा दोस्तों कि उस क्रेन का हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स देखना है, क्या मेंटेनेंस करना है, कौन सा पार्ट्स ज़्यादा डैमेज होता है, कौन सा पार्ट्स किस कंडीशन में कितने दिनों के बाद खराब होता है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कभी कहीं आप इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू भी देने के लिए जाएंगे तो आपसे पूछ देगा, बताओ तुम ईओडी क्रेन में, इलेक्ट्रिकल में तुम ईओडी क्रेन में क्या क्या मेंटेनेंस करते हो। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो पुराने मेरे दोस्त है, भाई है, वो तो इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, उनको लगभग पता है कि ईओडी क्रेन का मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे। बट जो नए भाई है, उन लोगों को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है कि ईओडी क्रेन में हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करने से पहले इलेक्ट्रिकल का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पिछले क्लास में लगभग ऑलमोस्ट मैं जितने भी डायग्राम है, मोटर है, किस टाइप के मोटर लगे हुए रहते हैं, किस टाइप के पैनल लगे हुए रहते हैं, वो पैनल का सप्लाई कहाँ से आती है, वो पैनल में क्या क्या फंक्शन रहता है, मैं सारा करवा चुका हूँ। और उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मैं डालूंगा, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं यदि आप नहीं देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ईओडी क्रेन में हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो नॉर्मली दोस्तों, ईओडी क्रेन कहाँ लगी हुई रहती है? ईओडी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन। तो ऊपर में लगी रहती है। कहाँ लगी रहती है? स्ट्रक्चर कॉलम जो खड़ी है, फाउंडेशन जो खड़ी है, उसके ऊपर में लगी हुई रहती है। तो नॉर्मली बाहर में लगी हुई रहती है और ऊपर में लगी हुई रहती है। तो सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रिकल में सबसे जो सेंसिटिव वेरियस जो डैमेज हैम्पर करता है, वो है डस्ट, वो है धूल। धूल में क्या रहता है दोस्तों? कार्बन रहता है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जब डस्ट या कार्बन पड़ जाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो एक नंबर में हम क्या करेंगे दोस्तों? एक नंबर में हम करेंगे क्लीनिंग। एक नंबर में हम करेंगे क्लीनिंग। जितने भी मोटर है, मोटर के टर्मिनेशन, ओके, फिर जाके मोटर के बैक कवर में, ये किस टाइप के मोटर है दोस्तों? इंडक्शन स्लिपिंग मोटर है। बैक कवर खोलकर उसके जो स्लिपिंग पार्ट्स लगे हुए हैं, ओके, जितने भी पैनल है, प्रोटेक्टिव पैनल हो, मेन होस्ट हो, एलटी हो, सीटी हो, जितने भी पैनल है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, जंक्शन बॉक्स है, जेबी है, सबको नीट एंड क्लीन करना है। ओके, ये सबसे पहला फंडा है मेंटेनेंस करने का। ओके, एक नंबर। दूसरा नंबर में होता है दोस्तों लूज कनेक्टिविटी। लूज कनेक्टिविटी। अब कहिएगा दोस्तों कि लूज कनेक्टिविटी कैसे होगा? जी हाँ दोस्तों, लूज कनेक्टिविटी ईओडी क्रेन में होना लाजमी है। क्यों लाजमी है दोस्तों? मैं बताता हूँ। क्योंकि ये दोस्तों स्ट्रक्चर के ऊपर चलती है, ट्रैक के ऊपर चलती है, और ट्रैक के ऊपर में ईओडी क्रेन रहती है। और ईओडी क्रेन के ऊपर में क्या रहता है दोस्तों? ईओडी क्रेन के ऊपर में मेन होस्ट एंड ऑक्सिलरी होस्ट रहता है, जो भारी सामान को उठाता है। जब भारी सामान को हम उठाएंगे तो क्या करना पड़ता है दोस्तों? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्रेन को हल्का सा झटका देना पड़ता है, एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट। ओके दोस्तों, ऊपर नीचे, ये एडजस्टमेंट के चक्कर में क्रेन क्या होता है दोस्तों? ट्रेन में झटका होता है, झटका लगता है, जिससे क्रेन वाइब्रेशन होता है। और क्रेन जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, टर्मिनेशन कहिए, जो पैनल में हमारे टीवी वगैरह लगे हुए हैं, जो जंक्शन बॉक्स में हमारा केबल लक्स करके लगा हुआ है, वो सब क्या होगा दोस्तों? वाइब्रेशन में लूज होगा। और वाइब्रेशन में लूज होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिकल में दोस्तों? इलेक्ट्रिकल में लूज होना मतलब
इलेक्ट्रिकल का दुश्मन जन्म ले लेगा। और मान के चलिए लूज जैसे होगा तो लूज कनेक्टिविटी होगा। लूज कनेक्टिविटी होने से क्या होगा, जब लोड में हमारा कोई भी सिस्टम लोड में चलेगा तो स्पार्किंग होगा, एक्सप्लोजन होगा, जिससे क्या होगा, सिस्टम जल जाएगा। पहला नंबर में तो मैंने क्लीन कर लिया। दूसरा नंबर में जितने भी हमारे जंक्शन बॉक्स में टीवी लगी हुए है, मोटर में टर्मिनेशन में जो केबल कनेक्शन किया हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स में जितने भी वायर या केबल कनेक्शन किया हुआ है, सबको टाइटनेस चेक करना है। आप जब रेजिस्टेंस बॉक्स खोलेंगे, पैनल खोलेंगे, जंक्शन बॉक्स खोलेंगे, आपको सब जगह यदि लूज कनेक्टिविटी हुआ रहेगा तो कार्बन जैसा मिल जाएगा, उसमें कार्बन हो जाएगा, लक्स में सल्फर जम जाएगा। तो आपको समझ लेना है दोस्तों कि यहाँ पर लूज कनेक्टिविटी हो रहा है, इसलिए इसमें कार्बन जम गया है, सल्फर जम गया है। तो सबसे पहले उस कार्बन हुए लक्स को काट के फेंक देना है और नए लक्स लगाकर उसमें टर्मिनेशन करना है। ये नहीं कि उसको दोस्तों हम नट बोल्ट खोले, छापा कर दिए, लगा दिए, नहीं, वो लूज हो चुका है बोलकर कार्बन है एंड सल्फर उसमें जमा हुआ है। तो उसको कुछ नहीं करना है, काट के फेंक के और नया लक्स लगाकर उसमें टर्मिनेशन करना है। ये लूज कनेक्टिविटी हो गया। प्लस एक बार अच्छा से सबको टाइट कर लेना है। ओके दोस्तों, टाइट कर लेना है। ओके, अब आते हैं दोस्तों, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन है, अब सबसे जो है हम आते हैं मोटर के ऊपर में। मोटर में क्या है दोस्तों, मोटर में स्टेटर कनेक्शन है, रोटर कनेक्शन है। तो मोटर में जो रोटर कनेक्शन है दोस्तों, वो बाई रेजिस्टेंस बॉक्स होकर क्लोजिंग होती है। ओके, और हमारा जो स्लिप पार्ट है, स्लिप पार्ट में हमारा सर्किट को हम क्लोज कैसे करते हैं, जो 3 वायर निकलकर रेजिस्टेंस बॉक्स में जाकर क्लोज होती है, वो क्लोजिंग बाय किससे करवाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स का तो काम है क्लोजिंग करना, ये तो काम ही है। बट हमारा रोटर में जो स्लिप रिंग लगी हुई है और स्लिप रिंग से 3 वायर जाकर मोटर टर्मिनेशन में लगी हुई है, वो किसके द्वारा दोस्तों, मैंने बताया था, मैं पिछले क्लास में बताया था, कार्बन ब्रश। 3 होल्डर रहता है, वो कार्बन ब्रश में मोटर के कपलिंग, मोटर के जो बेस है, पीछे का जो बेस है, जो बेयरिंग कप कहते हैं जिसको, वो बेयरिंग कप में 2 स्पेंडल या 2 सपोर्ट लगाकर 3 होल्डर लगाया जाता है और 3 होल्डर में कार्बन ब्रश लगाया जाता है। अब वो 3 होल्डर से वो ब्रश का होल्डर रहता है, वही 3 ब्रश के कार्बन के होल्डर से 3 बार जाकर टर्मिनेशन में लगी हुई होती है। तो कार्बन ब्रश क्या होता है दोस्तों, जब मोटर चलती है, जो स्लिपरिंग में लगी हुई रहती है, तो कार्बन ब्रश आस्ते आस्ते 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना जब चला मोटर कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में, तो कार्बन ब्रश घिस कर छोटा हो जाता है दोस्तों। और जब जैसे ही छोटा हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, प्रॉपरली कनेक्टिविटी नहीं होगा, किसके साथ, स्लिपरिंग के साथ। और जब स्लिपरिंग के साथ प्रॉपरली कनेक्टिविटी नहीं होगा तो क्या होगा, रोटर कॉइल ओपन हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं दोस्तों, जितने भी मोटर क्रेन में लगे हुए हैं, सब मोटर के कार्बन ब्रश को चेक किया जाता है। और यदि कार्बन ब्रश छोटा हो गया है, उसका थिकनेस छोटा हो गया है, तो कार्बन ब्रश को इमीडिएटली चेंज कर दिया जाता है। ओके, फिर से ये तो हो गई कार्बन ब्रश की बात। मोटर टर्मिनेशन ओपन कर स्टेटर का 3 वायर और रोटर का 3 वायर का जो लक्स कनेक्शन किया हुआ है, उसको प्रॉपरली टाइटनेस चेक किया जाता है। स्लिप रिंग एक स्प्रिंग लॉक के द्वारा लॉक करके रखा जाता है। स्लिप रिंग जो रहता है मोटर के बैक कवर में, उसको एक स्प्रिंग लॉक से लॉक करके रखा जाता है। बाय चांस वह स्प्रिंग लॉक यदि खुल गई तो क्या होगा, रोटर स्लिप हो जाएगा। रोटर स्लिप नहीं होगा, रोटर में जो स्लिप रिंग लगी हुई है वो स्लिप हो जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा। तो उससे भी आपको क्या होगा, लूज कनेक्टिविटी होगा, उसको भी चेक करना है, उसको भी प्रॉपरली टाइट करना है। 3 नंबर में आता है दोस्तों, मोटर में हम जब मोटर को रनिंग करेंगे तो मोटर को चला के देखना है दोस्तों मोटर का ड्राइव साइड एंड नॉन ड्राइव साइड। ओके, ड्राइव साइड एंड नॉन ड्राइव साइड। ड्राइव साइड में मोटर का किस टाइप का साउंड है, एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है हमको, अब मोटर में वाइब्रेशन तो नहीं है। एबनॉर्मल साउंड रहेगा तो इमीडिएटली मोटर को डिकपलिंग करके क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। यदि उसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो मोटर को इमीडिएटली खोलकर दूसरा मोटर लगाना है और इस मोटर को सर्विसिंग में डालना है, यदि मोटर में एबनॉर्मल साउंड रहेगा। ओके दोस्तों, अब आइए दोस्तों पैनल में आते हैं। 4 नंबर आते हैं। 3 नंबर तो हमने क्या किया, मोटर
3 नंबर में मोटर। 4 नंबर में आते हैं दोस्तों पैनल प्रॉपर्ली चेक। जितने भी पैनल लगे हुए हैं PAENE पैनल प्रॉपर्ली चेक। पैनल को आप प्रॉपर्ली चेक करना है। मैंने मोटर को चेक किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लीन किया, जितने भी लूज कनेक्टिविटी है उसको चेक किया, मोटर को चेक किया। अब आते हैं दोस्तों पैनल में। तो पैनल में सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, पैनल में सबसे पहले क्या देखेंगे, जितने भी हमारे कॉन्टेक्टर है, पावर कॉन्टेक्टर, फॉरवर्ड रिवर्स का पावर कॉन्टेक्टर, प्रोटेक्टिव पैनल का पावर कॉन्टेक्टर जो लाइन कॉन्टेक्टर बोलते हैं, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जो स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है, सबका कवर खोलकर हम उसका जो मूविंग किट है, क्योंकि ये क्रेन बार बार ऑन ऑफ होती है, तो इसके में जो फिक्स एंड मूविंग कॉन्टेक्ट किट लगी हुई रहती है दोस्तों, वो किट क्या होता है, कार्बन हो जाता है। वो किट क्या होता है दोस्तों, कार्बन हो जाता है। तो कार्बन होने की वजह से हमारा प्रॉपर्ली 3 फेज सप्लाई आउटपुट में नहीं मिलेगा, सिंगल फेज हो जाएगा। दो फेज से मिलेगा, एक फेज से नहीं मिल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं दोस्तों, जितने भी कॉन्टेक्टर है, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर, पावर कॉन्टेक्टर, जितने भी रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है उसको प्रॉपर्ली साफा करना है। किससे साफा करना है, CTC एक लिक्विड पाया जाता है, कार्बन टेट्रा ऑक्साइड, CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक लिक्विड होता है दोस्तों। उस लिक्विड से क्या करते हैं, जितने भी कार्बन होते हैं उसको साफ कर दिया जाता है। और यदि बाई चांस CTC नहीं मिलता है दोस्तों, तो हम बाजार में पेट्रोल अवेलेबल है, पेट्रोल लाकर भी हम इस किट को, मूविंग किट और फिक्स किट को हम क्लीन कर सकते हैं। और यदि बाई चांस हमारा किट फुल्ली डैमेज हो गया है तो हम इमीडिएटली नया किट लाएंगे, किट का पूरा सेट चेंज करेंगे। कोई बंदा क्या करता है दोस्तों कि किट में देखा कि 2 किट हमारा सही है, 1 किट खराब है, नया किट का सेट लाया, 1 किट उसमें लगा दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, ऐसा गलती भूल से भी आप नहीं कीजिएगा। जब भी किसी भी कॉन्ट्रेक्टर का किट आप चेंज कीजिएगा तो फुल्ली सेट जितने भी है, 1 किट खराब हुआ है, सब सारा का सारा किट खोल दीजिए और जो नया किट सेट है वो पूरा नया का नया किट सेट लगाइए। यदि कोई ऐसा करता भी है तो क्या होगा, प्रॉपर्ली मूविंग एंड फिक्स कॉन्टेक्टर जब आपस में कॉन्टेक्ट होगी तो क्या होगा, बराबर कॉन्टेक्ट नहीं लेगी, क्योंकि 2 पुराना किट है, 1 नया किट आप लगाया, उसका थिकनेस क्या रहेगा, नॉर्मल में जो रहता है थिकनेस उसका हाइट रहेगा ज्यादा, और जो पुराना किट लगा हो उसका तो हाइट चलते चलते घिस कर कम हो गया है ना। तो आप जैसे ही लगाएंगे तो ये दोनों किट में कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। बाई चांस हल्का सा मिल भी गया तो क्रेन क्या होगा, 1 दिन 2 दिन चलेगा, तीसरा दिन में फिर सिंगल फेज हो जाएगा। नया किट जो लगाए वो भी डैमेज हो गया, बाद में पुराना भी डैमेज हो गया, आपका सेट भी बर्बाद हो गया। जब भी आप किट चेंज करें इस बात को ध्यान में रखें, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर का जब किट चेंज करें तो यदि उसमें 1-2 किट खराब है तो सारे के सारे किट को निकाल कर फेंक दीजिए और नया किट लगा दीजिए। अब जितने भी हमारे ईओडी क्रेन में क्या क्या रहता है, टाइमर रहता है, ऑन डिले टाइमर रहता है, इतना कुछ रहता है। सब कुछ होने के बाद पैनल में कॉन्ट्रेक्टर किट चेक करने के बाद हम उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल चेक करेंगे कि हमारा जो लॉजिक में कंट्रोल है स्टेप बाय स्टेप मास्टर कंट्रोलर से ऑन हो रहा है कि नहीं। ओके दोस्तों, हमने सारा का सारा कंट्रोल चेक कर लिया। अब आते हैं दोस्तों केबिन के अंदर। केबिन के अंदर में हम क्या करेंगे, हमारा मान के चलिए कि 4 सर्किट है, मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट, CT, LT। तो जितने भी मास्टर कंट्रोलर लगे हुए हैं चारों मास्टर कंट्रोलर को खोल देना है। खोल के उसमें जितने भी माइक्रो स्विच लगे हुए हैं सारे के सारे माइक्रो स्विच को चेक करना है कि उसका किट का कंडीशन कैसा है। कहीं पर यदि लूज कनेक्टिविटी है या माइक्रो स्विच टूट गया है तो इमीडिएटली नया माइक्रो स्विच लगा देना है। ओके, और प्रॉपर्ली उसको टाइट करके हल्का सा उसमें जो कैम स्विच लगी हुई रहती है उस कैम स्विच में हमको क्या करना है, थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है या पेट्रोलियम जेली लगा देना है ताकि वो लुब्रिकेशन प्रॉपर्ली हो सके। हो गया, ये होगी मास्टर कंट्रोलर की बात। मैंने कंट्रोल चेक कर लिया, मास्टर कंट्रोल चेक कर लिया। अब आते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स की ओर। रेजिस्टेंस बॉक्स का सारा ढकना खोल के फेंक देना है। खोल दीजिए, बिना खोले हुए आप रेजिस्टेंस बॉक्स को चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो फुल्ली नट बोल्ट से लगी हुई रहती है। रेजिस्टेंस बॉक्स में जितने भी वायर केबल कनेक्शन किए हुए हैं सारे के सारे लग्स वगैरह मैंने चेक कर लिया। कहीं पर यदि ओपन आपको मिलता है या कहीं पर जला हुआ है या कार्बन की फॉर्म मिलता है, इमीडिएटली अपने लग्स काट कर लगाइए। ओके, नया लग्स लगाइए उसमें और प्रॉपर्ली टाइटनेस चेक कीजिए। ओके दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद
इतना कुछ होने के बाद लास्ट में हम आते हैं दोस्तों 5 नंबर में हम आएंगे एम्पियर चेक। अब ये स्लीपिंग इंडक्शन मोटर है तो इसमें एम्पियर हम कहां कहां चेक करेंगे दोस्तों, स्टेटर कॉइल का भी एम्पियर चेक करेंगे और रोटर कॉइल का भी हम एम्पियर चेक करेंगे। ओके, स्टेटर कॉइल का एम्पियर हमारे जितने पैनल लगे हुए हैं वहां से मिल जाएगा और रोटर कॉइल का एम्पियर कहां से मिलेगा दोस्तों, रेजिस्टेंस बॉक्स ऑलरेडी खोल के मैंने रखा हूं। रेजिस्टेंस बॉक्स के स्लीप एंडिंग लूप जो मोटर में जाकर रोटर के साथ कनेक्ट है, उसका फेरोलिंग क्या मैंने बताया था, DEF। रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको DEF फेरोलिंग मिल जाएगा। उसका एंडिंग सिरा है, रेजिस्टेंस बॉक्स का एंडिंग सिरा है, वही एंडिंग सिरा DEF एक केबल वहां से 3 फेज केबल कनेक्शन होकर मोटर में जो रोटर कॉइल है वहां पर जाकर कनेक्शन है। तो हमको फिनिशिंग लूप से ही एम्पियर मिलेगा। किसका एम्पियर मिलेगा दोस्तों, रोटर कॉइल का एम्पियर मिलेगा। ओके दोस्तों, हमारे मोटर कैपेसिटी के अनुसार जो हमारा नॉर्मल एम्पियर होना चाहिए वो नॉर्मल एम्पियर यदि हमको मिल जाता है तो अच्छी बात है। और यदि रोटर कॉइल का तीनों कॉइल में क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहेगा। हम जैसे ऑन करेंगे फ्रैक्शन ऑफ जार्क में एम्पियर बहुत हाई लेगी, इस बात को ध्यान में रखना है। DEF में जब से ही हम रोटर एम्पियर चेक करेंगे तो हमको जार्क एम्पियर मिलना चाहिए, जार्क एम्पियर मिलना चाहिए। जार्क एम्पियर नहीं मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस से बाई क्लोज किया हुआ है। यदि बाई चांस रोटर कॉइल यदि शॉर्ट रहता है दोस्तों तो आपको जार्क एम्पियर नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जार्क एम्पियर मिल रहा है कि नहीं देखना है। जार्क एम्पियर मिलेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, पता भी नहीं चलेगा। आपको ध्यान से एकदम आंख गिराकर मल्टीमीटर में देखना है। जैसे आप ऑन करेंगे ना वो आएगी और चली जाएगी, ये चीज देखना है। और तीनों फेज में एम्पियर जो भी हो 1.2 या 2.5 या 3 या 4 जो भी हो, तीनों फेज का एम्पियर बराबर रहेगा। ओके, स्टेटर का भी मोटर में जो हमारा जिस मोटर का कैपेसिटी लगा हुआ है एम्प्टी कंडीशन में जो हमारा एम्पियर मिलना चाहिए वो भी नॉर्मल रहेगा। एम्पियर मैं इसलिए चेक करने के लिए कह रहा हूं, आपने सारा सर्किट को आप चेक कर लिया, लेकिन मोटर का जो इंटरनल कॉइल है, मोटर में जो आपका जो कॉइल है आपका कंटिन्यूटी तो मिल रहा है लेकिन वो सही है कि नहीं आपको एम्पियर से ही पता चलेगा दोस्तों। तो क्रेन में जब भी आप मेंटेनेंस करने के लिए जाए ये सारा फंडा तो आपको चेक करना ही करना है। एंडिंग मूवमेंट में आपको स्टेटर कॉइल का एम्पियर और रोटर कॉइल का एम्पियर लेना ही लेना है। आपको यदि बाय चांस कहीं प्रॉब्लम भी रहती है तो एम्पियर जब आप लेंगे तो आपका प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, सपोज आपने एन होस्ट का एम्पियर चेक किया, ऑक्सिलरी होस्ट का एम्पियर चेक किया, सीटी का एम्पियर चेक किया, एलटी में 2 मोटर लगी हुई है, एक मोटर का एम्पियर आ रहा है, एक मोटर का एम्पियर नहीं आ रहा, तब भी क्रेन चल रही है, डेफिनेटली चलेगी। क्रेन हल्का सा तिरछा कंडीशन में चलेगी क्योंकि एक मोटर लोड में नहीं चल रहा है, उसका रोटर कॉइल ओपन है। आपने एम्पियर जब चेक किया तो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको एक फेज का एम्पियर नहीं मिला। इससे आपने पता कर लिया कि हमारा इस मोटर में लोड नहीं है क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन कंडीशन में चल रही है, मोटर तो चल ही नहीं रही है। एक मोटर चल रहा है बोलकर ये किसी भी तरह को मूव करा रही है और जो ऑपरेटर है उसको भी समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मली जो क्रेन बहुत ही कम स्पीड में चलती है, ईओडी क्रेन का एलटी जो होता है बहुत ही कम स्पीड में चलती है दोस्तों। तो इस बाई चांस एक मोटर रन किया, एक मोटर से चल रहा है तो ऑपरेटर को भी कभी कभी पता नहीं चलता है। इसीलिए यही रीजन है दोस्तों, मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि आप कभी भी क्रेन में जाए तो मेंटेनेंस करने के साथ ही साथ जब लास्ट में आप फाइनल टचअप करें तो एम्पियर चेक करें। एम्पियर चेक करने के बाद क्या होगा, आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा दोस्तों कि हमारा सिस्टम सही है, हमारा सिस्टम क्लोज है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में मेंटेनेंस तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी ओपन सर्किट ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। यदि हमारा सर्किट क्लोज है तो क्लोज कंडीशन में हमारा सिस्टम नहीं जलेगा, हमारा इक्विपमेंट्स नष्ट नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा यदि हेवी लोड हम लेते हैं उस कंडीशन में सर्किट हमारा ट्रिप करेगी। यदि ओपन कंडीशन में यदि ट्रिप नहीं करती है दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, मोटर जल जाएगा, मोटर का कॉइल जल जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि मेरा मोटर क्लोजिंग सर्किट में रहे। उस मोटर में यदि बेयरिंग सीज भी है लेकिन 3 फेज सप्लाई की मोटर है तो 3 फेज सप्लाई उसको मिलना चाहिए। ओके दोस्तों, सपोज मान के चलिए एक आदमी 35 साल का है, उसका खाना खाने का कैपेसिटी 250 ग्राम चावल है, मैंने उसको 50 ग्राम चावल दिया और उससे मैं
बहुत ही हेवी काम करवा रहा हूँ, उसके एज के अनुसार मैं बहुत ही हेवी काम करवा रहा हूँ। वो आदमी काम तो कर रहा है, बट वो काम करते करते क्या होगा, उसका तबीयत खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका खाने का कैपेसिटी 250 ग्राम है, मैंने 50 ग्राम दिया। तो सेम फंडा, सेम एप्लीकेशन यहाँ भी अप्लाई होता है दोस्तों, कि इस मोटर में 3 फेज सप्लाई इनकमिंग लेने की कैपेसिटी है, और मैंने उसको 3 फेज सप्लाई नहीं देकर सिंगल फेज सप्लाई दिया हूँ, और कह रहा हूँ कि भाई आप चलो, आप काम पर चलो, आप काम करो। वो मोटर क्या करेगी, पहली बात तो मोटर चलेगी नहीं, और जबरदस्ती हम 2 बार 4 बार उसको चला भी देते हैं तो मोटर का कॉइल जल जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमेशा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, चाहे ईओडी क्रेन हो या कहीं पर भी कोई मोटर लगी हुई हो, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि हमारा सर्किट क्लोज कंडीशन में हो, ओपन कंडीशन में ना हो। ओके दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों क्रेन में हमारा जो केबल ट्रॉली लगा हुआ रहता है, केबल ट्रॉली जो लगा हुआ रहता है किस तरह से लगा हुआ रहता है, वो आपका जो सीटी मूव करती है, सीटी के ऊपर ही ना मेन होस्ट ऑक्सिलरी होस्ट रहता है। मान के चलिए क्रेन इस तरह से मूव करती है, इसके ऊपर क्रेन लगी हुई है, इस तरह से मूव करती है, और इधर से इस तरह से मूव करती है, तो सीटी लगा हुआ है, सीटी के ऊपर मेन होस्ट ऑक्सिलरी होस्ट लगी हुई है, तो सीटी इधर से इधर जाएगी। ओके, सीटी जब इधर से इधर जाएगी और इसके ऊपर मेन होस्ट और ऑक्सिलरी होस्ट लगा हुआ है, तो दोनों मोटर में हमको क्या करना है, और प्लस सीटी लगी हुई है, 3 मोटर है, तो 3 मोटर में हमको क्या करना है, बाई केबल ही ना सप्लाई लेके जाएंगे। तो बाई केबल सप्लाई लेके हम कैसे जाते हैं दोस्तों, फेस ट्यूनिंग लगी हुई रहती है इस तरह से, यहाँ एक जेबी रहता है, यहाँ पर सीटी रहता है, सीटी इसके ऊपर रहा, यहाँ से केबल निकल गया और यहाँ केबल जाकर सीटी के ऊपर जितने भी सारे मोटर हैं उसमें लगे हुए हैं। इस तरह से फेस ट्यूनिंग रहता है। यहाँ पर ट्रॉली लगा हुआ रहता है, व्हील देकर, 4 व्हील देकर, एक आई बीम के ऊपर, ये आई बीम हो गया, ये क्या हुआ दोस्तों, आई बीम हो गया, आई बीम। एक आई बीम के ऊपर में एक ट्रॉली रहता है, ट्रॉली में व्हील रहता है, 4 व्हील रहता है, उस ट्रॉली को इस बीम में फंसा दिया जाता है। ओके दोस्तों, और ट्रॉली के नीचे में 2 प्लेट बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर में केबल रख देते हैं, इसके ऊपर में यहाँ पर केबल रख देते हैं, यहाँ पर पूरा आपका ट्रॉली लगा हुआ है। ये आई बीम में क्या लगा हुआ है दोस्तों, ट्रॉली लगा हुआ है। ओके, और ट्रॉली के ऊपर में नीचे में 2 प्लेट रहता है, उस प्लेट के ऊपर में केबल फेस ट्यूनिंग हो जाता है। केबल क्या होता है, राउंड राउंड करके फेस ट्यूनिंग करके माला के तरह केबल को ले जाकर हम जिसके ऊपर सीटी में जो 3 मोटर लगी हुई है ट्रॉली के ऊपर में, मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट एंड सीटी, वो तीनों मोटर का 2 6 केबल एंड लिमिट स्विच का केबल मिलाकर 10 या 12 केबल इसके ऊपर मूव करती है, आगे पीछे होती रहती है। तो सीटी का क्या होता है दोस्तों, बेयरिंग खराब हो जाता है, व्हील का बेयरिंग खराब हो जाता है, उसको भी चेक करना है। कोई यदि सीटी का बेयरिंग खराब हो गया तो ये क्या करेगा, जब इधर उधर मूव करेगी तो क्या होगा, घिसटा जाएगा, केबल फंस जाएगा, केबल जल जाएगा, केबल तना जाएगा, छिड़ जाएगा, है ना। तो इसको केबल ट्रॉली को भी चेक करना है, केबल का जो फेस ट्यूनिंग है वो प्रॉपरली है कि नहीं, प्रॉपरली मेजरमेंट में है कि नहीं, यदि आगे पीछे हो गया उसको भी एडजस्टमेंट करना है। इसके ऊपर में केबल के ऊपर में एक चेन रहता है, ठीक केबल के ऊपर में चेन रहता है दोस्तों। चेन का काम है ट्रॉली को लेके आना, लेके जाना, ताकि केबल के ऊपर प्रेशर ना हो। वो चेन छिड़ गया है या टूट गया है उसको भी देखना है, यदि चेन टूट गया है तो चेन इमीडिएटली उसको ज्वाइन करना है। और सबसे लास्ट में हमको क्या करना है, सबसे लास्ट में हमको क्या करना है, डीएसएल को भी चेक करना है। डीएसएल लाइन जिसमें हमारा 3 फेज सप्लाई चार्ज है, रेड येलो ब्लू, इसके ऊपर में क्या है, बसपर कलेक्टर है। बसपर कलेक्टर का इंसुलेटर वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं, उसका जो फिक्सेबल लीड है जहां से हम बाय कनेक्शन लाकर मेन स्विच में डाले हैं, ये फिक्सेबल लीड वगैरह हमारा ठीक है कि नहीं। बसपर कलेक्टर कास्टिंग आयरन का रहता है, तो बसपर कलेक्टर घिस गया है कि नहीं, यदि घिस गया है तो उसको इमीडिएटली चेंज करना है। डीएसएल हमारा डीएसएल लाइन क्लीन है कि नहीं, इसको भी चेक करना है। तो इतने सारे मेंटेनेंस होते हैं दोस्तों, और महीना में कम से कम 2 बार तो क्रेन में इतने सारा मेंटेनेंस आपको करना ही करना है। आप विशेष करके मोटर का कार्बन ब्रश तो चेक करना ही करना है, और लूज कनेक्टिविटी चेक करना ही करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इसके बारे में और डिटेल्स में एक क्लास में और मैं फुल्ली डिटेल्स में आपको बताऊंगा।
ओके दोस्तों, इस ईओडी क्रेन के बारे में हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन में बताऊंगा। ये ईओडी क्रेन में जब आप कहीं भी इंडस्ट्रियल में जाएंगे काम करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, तो ईओडी क्रेन पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों ना कि कोई भी बंदा को हटा से देखो, हम ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर में एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के आपको पूछते हैं, हमको पता है कि आप बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन सोचना पड़ जाएगा। मैं डेफिनेटली कहता हूं सोचना पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना कि कभी कभी हमको भी सोचना पड़ जाता है। तो ये इसका क्वेश्चन में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में मैं कम से कम 10-20 क्वेश्चन में ईओडी क्रेन के ऊपर में लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा दोस्तों। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में मैं क्या करूंगा, ईओडी क्रेन इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। नमस्कार दोस्तों।